वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 25वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजदूत संजय। और इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। जैसे हम सबको पता है, महाभारत जो कथा है वह 18 पर्व में विभाजित है। उसमें अलग अलग कथाओं का समायोजन किया गया है। तो उसी प्रकार यह जो संक्षिप्त महाभारत बाल महाभारत कथा हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी अब तक हमने छोटे छोटे कहानियों को पढ़ा। जैसे कि मंत्रणा, इसके पहले पाठ में हमने पढ़ा था मंत्रणा कि सारे पांडवों के पास जितने भी मंत्रीगण हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आकर सलाह विचार विमर्श करते हैं और धृतराष्ट्र के पास संधि के लिए, समझौता के लिए दूत भेजते हैं। और जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि पांडव भी यह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो वह अपने प्रिय जो मंत्री हैं संजय, उनको पांडव के पास राजदूत बनाकर, अर्थात राजा का दूत, राजा का संदेश वाहक बनाकर भेजता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र का जो संधि का न्योता है वह पांडवों तक पहुंचाया। इसका वर्णन हम विस्तार से इस पाठ में करेंगे। राजदूत संजय। उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। जैसे हम सब अब तक जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब राजा विराट को सब पता होने के बाद और उसके बेटी का विवाह होने के बाद सारे पांडव कहाँ पर जाकर रहने लगे? मत्स्य देश में ही उपप्लव्य नगर में रह रहे थे। और उसी समय पांडवों ने क्या किया था कि शादी के समय, विवाह के अवसर पर जितने भी मंत्रीगण आए हुए थे, राजा आए थे, सारे लोगों से सलाह मशवरा कर एक दूत भेजा था धृतराष्ट्र के पास। और फिर भी उनको पता था कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि दूत भेजने पर भी दुर्योधन युद्ध करने के लिए मना नहीं करने वाला है, उसे संदेश भेजकर कुछ फायदा नहीं है, इसलिए हमें युद्ध की तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की थी। हमने देखा था कि अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर पांडवों के पास अब तक 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई थी। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। अब देखिए, जो दुर्योधन कौरव का जो प्रमुख भाई माना जाता है, वो थोड़ी शांत बैठने वाला है, वो थोड़ी चुप बैठने वाला है। इस युद्ध का तो मूल कारण वही था, वह तो युद्ध ही करना चाहता था। उसे पांडवों द्वारा जो शर्त के अनुसार उन्होंने जो राज्य इंद्रप्रस्थ हरा हुआ था वह उनको देना नहीं चाहिए था, इसके लिए वह युद्ध करने के लिए तैयार था। और इस प्रकार कौरवों ने भी क्या कि अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो अब तक कितनी हो गई थी? 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। अब देखिए, हमें ये पता चल रहा है कि पांडव और कौरवों के पास, दोनों में से किसके पास ज्यादा सेना थी? तो पांडवों के पास कम थी और कौरवों के पास ज्यादा थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। अब देखिए, पांचाल देश का नरेश अर्थात कौन? राजा द्रुपद। जब श्री कृष्ण के विचार विमर्श पर राजा द्रुपद ने क्या किया था, कौन सा निर्णय लिया था? कृष्ण ने बताया था कि आप बड़े हैं और आप बुद्धिमान भी है और उचित होगा कि आपके द्वारा ही उचित संदेश भेजा जाए। आप एक विशेष व्यक्ति का चुनाव करो और उसके द्वारा आप धृतराष्ट्र के पास संधि का न्योता भेजे। तो इस प्रकार पांचाल नरेश ने एक पुरोहित को, पुरोहित मतलब यहाँ पर अर्थ होगा कि उस समय में राजाओं के जो कर्मकांड करने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। तो पांचाल नरेश ने अपने पुरोहित को युधिष्ठिर की ओर से राजदूत अर्थात राजा का दूत, राजा का संदेश लेकर
जाने वाला व्यक्ति को कहा जाता है राजदूत। तो राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए और नियत समय अर्थात जो समय निश्चित हुआ था वहां पर जाकर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले। अब जैसे ही वहां पर वह राजसभा में गए तो उन्होंने अपना जो मूल मुद्दा था वह उन्होंने युधिष्ठिर का जो संदेश लाए थे वह धृतराष्ट्र के सामने रखा। युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध संसार का नाश होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। अब देखिए युधिष्ठिर का कौन सा संदेश उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचाया कि युद्ध करने से क्या होगा, इस पूरे संसार का नाश होने वाला है और स्वयं राजा युधिष्ठिर इस युद्ध से घृणा करते हैं और वह खुद लड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए वह कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले के समझौते के अनुसार, अर्थात कौन सा पहला समझौता था कि जब पहली बार उन्होंने शर्त जुए का खेल हारा था, उसके बाद दूसरा जो जुए का खेल हारा था उसमें क्या शर्त थी कि 13 वर्ष के वनवास के बाद जब युधिष्ठिर पांडव आएंगे तो उनको उनका हारा हुआ जो राज्य था वह दिया जाएगा और उसमें 1 साल उनको अज्ञातवास में पूरा करना था। तो उसके अनुसार, शर्त के अनुसार जो समझौता हुई थी उसके अनुसार वह कहते कि यही उचित होगा कि पांडवों को उनका हिस्सा दिया जाए। अगर वो दिया जाए तो यह युद्ध रुक सकता है और इसमें विलंब न हो। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। देखो अब भीष्म, महारथी भीष्म जिनको पांडवों से बहुत अति स्नेह है, लेकिन महाराजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के सामने वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने भी यही राय दी कि यही उचित होगा, यही न्याय के अनुसार उचित रहेगा कि पांडवों को उनका राज्य अर्थात इंद्रप्रस्थ दे दिया जाए। लेकिन भीष्म की यह बात किसको अच्छी नहीं लगी? कर्ण को। क्यों? कर्ण किसके पक्ष में था? दुर्योधन के। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटते हुए दूत की ओर देखते हुए बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अब देखिए शर्त के अनुसार पांडवों ने वास्तव में जो 1 साल का अज्ञातवास था वो पूरा कर दिया था, लेकिन कौरव और कर्ण इनका मानना क्या था कि उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी, क्योंकि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया था। इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। इस प्रकार जब कर्ण ने बात को बीच में ही काट दी थी तब पितामह भीष्म को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि अगर हम युधिष्ठिर के द्वारा अगर संधि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौरव सहित सारे इस संसार को पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देख धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से मैं संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर का राजदूत संदेश लेकर जब राज्यसभा में आए तो भीष्म, कर्ण और दुर्योधन इनके बीच में सभा में कोलाहल मचने लगी और इस कोलाहल को शांत करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने एक निर्णय लिया। और वो कौन सा निर्णय था कि वह कहते कि मैं अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना चाहता हूँ। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट
आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी व कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। तो इस प्रकार महाराजा धृतराष्ट्र भी वास्तव में ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन वह अपने पुत्र स्नेह से विवश थे और इसीलिए वह आगे कहते हैं कि संजय को मैं दूध बनाकर भेजूंगा और संजय के पास वह संदेश देते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको मेरा सादर प्रणाम कहना और कहना कि मैंने सबकी कुशल पूछी है और मेरी ओर से युद्ध न होने के लिए प्रयत्न करना। संजय उपप्लव्य को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपके कुशल पूछे है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। तो इस प्रकार जब संजय ने आकर महाराजा धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर को बताया तो युधिष्ठिर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको पता था भले ही महाराजा युधिष्ठिर कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र उन सबसे बहुत पांडवों से बहुत स्नेह रखते थे। उसी प्रकार युधिष्ठिर भी उनको अपने पिता स्वरूप ही मानते थे। और जब उन्हें पता चला कि महाराजा धृतराष्ट्र युद्ध करना नहीं चाहते तो वह प्रसन्न होकर कहते हैं कि मुझे भी युद्ध से घृणा है और अगर मुझे हमारा राज्य अर्थात इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाए तो जो जो कष्ट हमने इन 13 वर्ष के वनवास में और जो जो हमारा अपमान हुआ है यह सब हम भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर है, आप युद्ध की चाह न करें। आगे संजय ने भी महाराजा धृतराष्ट्र की ओर से उनको समझाते हुए कहा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव, दुर्योधन, दुशासन यह अपने पिता की किसी भी बात को नहीं मानते तथा पितामह भीष्म की भी बातों को अनसुना कर देते हैं और वह हमेशा षड्यंत्र रचने के लिए ही सोचते रहते हैं। इसीलिए आप हमेशा न्याय पर स्थिर रहते हैं, आप युद्ध की कामना न करें। यह संजय की भी अपनी ओर से बातें थी, लेकिन उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र के मन की सारी बातें युधिष्ठिर के सामने रखी। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक है, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरव से संधि की जा सकती हो तो की जाए। अब श्री कृष्ण क्या चाहते हैं कि एक अपनी ओर से वह कार्य करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि मैं भी अपनी ओर से दुर्योधन को, कौरवों को तथा महाराजा धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करूं कि किसी भी प्रकार यह संधि हो जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि मैं यही उचित समझता हूं कि मुझे स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर जाना चाहिए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरव की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम पांचों भाई इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर कहते हैं कि आप महाराजा धृतराष्ट्र को हमारी तरफ से संदेश दे दीजिए कि हमें पूरा इंद्रप्रस्थ नहीं देंगे तो भी चलेगा, कम से कम हमें 5 गांव ही दे दो, तो हम पांचों भाई इस 5 गांवों में संतोष से रहेंगे और आगे भी हम संधि करने के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडव तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। संदेश, खबर, एकत्र, इकट्ठा, नरेश, राजा, नियत, निश्चित, स्थिर, दृढ़। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि संजय अपना
संदेश लेकर युधिष्ठिर के पास गया था। अब आगे पढ़ेंगे कि जब राज्यसभा में वह युधिष्ठिर का संदेश लेकर आता है तब दुर्योधन क्या अपना मत व्यक्त करता है, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।